नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्य रॉय और आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है रॉय न्यूज का, ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को क्रिप्टो मार्केट में जो भी लेटेस्ट घटनाएं घट रहे हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। आप लोगों को पता है कि हम लोग एक ऐसा मोड़ से अभी गुजर रहे हैं जो कि हम लोगों ने शायद कभी नहीं देखा होगा, ना आगे कभी हम लोगों को देखने का मौका मिले। और इससे इंटरेस्टिंग टाइम में क्रिप्टो मार्केट भी पीछे नहीं है। क्रिप्टो मार्केट से भी हर दिन कुछ ना कुछ धमाकेदार न्यूज आ ही रहा है। एंड आई वॉन्ट टू प्रेजेंट ऑल दिस इंटरेस्टिंग न्यूज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये रॉय न्यूज का नया एपिसोड। लेट्स डू इट। क्रिप्टोवर्स, the young hodlers keeping Bitcoin on an even keel। इसका क्या मतलब है, मैं आप लोगों का इसका इंटरप्रिटेशन बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि कभी कभार अपना जो इलॉन मस्क बाबू हैं, वो कभी कभार ट्वीट कर देते थे ब्रोकन हार्ट इमोजी, और बिटकॉइन का प्राइस में एक अब्रप्ट उतार चढ़ाव देखने को था। ये जो बिटकॉइन का प्राइस में जो वोलेटिलिटी है, ये पहला बारी हम लोग को देखने को नहीं मिला है। हम लोग इससे पहले बहुत ऐसे एग्जांपल्स दुनिया के सामने हैं जहां पे बिटकॉइन का प्राइस वोलेटिलिटी को लेके बहुत ज्यादा सवाल खड़ा हुआ था, और ये भी बहुत जो इन्वेस्टर्स हैं या एनालिस्ट्स हैं वो लोग ये भी बोले थे कि बिटकॉइन को क्या हम लोग सही में एक करेंसी का मान्यता दे सकते हैं जिसमें इतना अब्रप्ट उतार चढ़ाव होता है। अभी देखिए, इलॉन मस्क का एक ट्वीट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, जितना इंपॉर्टेंट आज के डेट में जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। मतलब ये जो रशियन इन्वेशन का मैं बात कर रहा हूं, ये जो अपने दुनिया में जो आज के डेट में हो रहा है युद्ध, इससे बड़ा घटना, इससे बड़ा न्यूज तो नहीं हो सकता है ना। हम लोगों ने इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं है, ना मेरे हिसाब से आगे देखेंगे। अगर इतना बड़ा एक हादसे का बिटकॉइन का प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि हम लोग तो हर कोई वर्ल्ड वॉर 3 होते हुए देख रहे हैं, या तो वर्ल्ड वॉर 3 से बहुत सामने हम लोग खड़ा होके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है ना। और अभी देखिए यहां पे बोला जा रहा है कि दैट कुड बी डाउन टू द न्यू होडलर्स इन पार्ट। होडलर्स का क्या मतलब है यहाँ पे? ये एक मिसस्पेल है। होल्डर्स, HOLD, एक ऑनलाइन फोरम में होल्डर्स को यहाँ पे होडलर्स के नाम से पुकारा गया, एक मिसस्पेलिंग है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो यंग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो लोग क्रिप्टो मार्केट में या बिटकॉइन को एक लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन के हिसाब से देख रहे हैं। पहले यह जाना जाता था कि बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट में कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो इन्वेस्ट कर रहा है इसीलिए कि उनको कुछ क्विक मनी, कुछ क्विक अर्निंग चाहिए। लेकिन आज के डेट में जो नौजवान इन्वेस्टर्स हैं, जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग इस ट्रेंड को बदल रहे हैं और बिटकॉइन को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखने का, सोचने का कोशिश कर रहे हैं। और इसी का ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड के वजह से बोला जा रहा है कि जो क्रिप्टो मार्केट में जो इतना वोलेटिलिटी रहता था, वो वोलेटिलिटी धीरे धीरे एक बैलेंस्ड पोजीशन में आ रहा है, एक स्टेबिलिटी देखने को हम लोगों को मिल रहा है। यहां तक कि यह भी देखा गया है कि रशियन इन्वेशन से पहले जो अपना बिटकॉइन का प्राइस था उसमें सिर्फ 5% बढ़ाव देखने को मिला था। अभी देखिए, एक मल्टी एसेट रिटेल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इटोरो। यहां पे इटोरो ने एक मतलब केस स्टडी बनाया और उन लोगों ने ये बताया कि उन लोगों के पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो लोग क्रिप्टो मार्केट में भरोसा करते हैं, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और इन लोगों का एज 18 से लेके 34 इयर्स के
बीच में हैं। और ये जो एज ग्रुप है ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। और ये जो टोटल जो इस मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट आता है 66% आता है इस एज ग्रुप से, ठीक है। और ये जो 66% है ये मेजॉरिटी बिटकॉइन और जो दूसरे किस्म के जो डिजिटल करेंसीज हैं उसमें निवेश कर रहे हैं। और इसका जो परसेंटेज है 46% बड़ा है अगर कंपेयर किया जाए पिछला जुलाई से। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या सही में ये कारण हो सकता है कि क्रिप्टो मार्केट में हम लोग ये स्टेबिलिटी देख रहे हैं क्योंकि यंग रिटेल इन्वेस्टर्स क्रिप्टो मार्केट को एक अलग डायरेक्शन में ले जाने में सक्षम हुआ है, या वो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न में? क्या लगता है आप लोग? Biden to order studies on regulating issuing cryptocurrency, sources says। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें अपना यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर जो बुढ़ऊ बाइडन क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए यहां पे एक बहुत ही पुराना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन का एक्सपेक्टेशन है, मतलब सिग्नेचर का बात कर रहा हूं मैं, जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडन बोल रहे हैं कि जस्टिस डिपार्टमेंट को, ट्रेजरी को और भी जो एजेंसीज है कि आप लोग देखिए, लीगल और इकोनॉमिक तरीके से देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स क्या अपना सेंट्रल बैंक को अपना डिजिटल करेंसी बनाने के लिए बोल सकता है। क्या हम लोग डिजिटल करेंसी, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल बैंक क्या डिजिटल करेंसी बना सकता है? इसके बारे में एक मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन हुआ है। अभी बात क्या है? अभी बात यह है कि व्हाइट हाउस बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर नजर बहुत टाइम से रखे हुए हैं और बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर व्हाइट हाउस का नजर ऑलरेडी है। और ये जो डील है इसमें जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो ग्रोइंग थ्रेट है रैंसमवेयर का या साइबर क्राइम रिलेटेड जो भी केसेस है इसके ऊपर भी नजर दिया जाएगा। 180 दिन का डेडलाइन है। 180 दिन के बाद एक रिपोर्ट आएगा जहां पे ये हम लोगों को जानने को मिलेगा कि मनी का फ्यूचर क्या होगा और क्रिप्टो करेंसी अपने इस इवॉल्विंग लैंडस्केप में क्या रोल प्ले करेगा। ये तो पता चलेगा 180 दिन के बाद ही कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल बैंक अपना खुद का डिजिटल करेंसी लाएगा या नहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि पब्लिक को इजीली दिखेगा नहीं या पब्लिक के आंख से इसको छुपाया जा रहा है, वो है कि युद्ध ऑलरेडी लग चुका है। जो भी रशियन बड़े बड़े जो लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास अरबों खरबों डॉलर है, उन लोगों को कैसे रोका जाए इसका प्रयास हो रहा है। और इसका प्रयास में सबसे आगे है यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि रशियन जो स्टेट है, रशिया जो कंट्री है और उनके जो बड़े बड़े लोग हैं, अरबों खरबों डॉलर जिनके पास है, जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उन लोगों के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने तो सैंक्शन लगा दिया है। तो अभी अगर सैंक्शन लगाया है तो इन लोगों का पैसा का क्या होगा? हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपना पैसा बचा ले। और पैसा बचाने का तरीका क्या है? क्रिप्टो। और अगर क्रिप्टो को इस टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स अपने सिकंजे में ले लेता है, अपने ग्रिप में ले लेता है, तब क्या होगा? रशियन इकोनॉमी को और गहरा चोट लगेगा। और यही बेसिकली कोशिश हो रहा है, मेरे हिसाब से यही जो बाइडेन ब्रो करने का कोशिश कर रहा है। क्या लगता है आप लोगों को? मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइए। चलिए देखेंगे 180 दिन के बाद तो पता चल ही जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। खबर आ रहा है दोस्तों मैक्सिको से, और खबर यह है कि मैक्सिको प्रपोजेस टू यूज बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। मैक्सिकन सेनेटर इंदिरा केम्पिस प्रपोज कर रहे हैं कांग्रेस के सामने कि क्रिप्टो बिल
एक पास हो। और ये जो डिसीजन है, ये जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल उन्होंने लाया है एल सल्वाडोर विजिट करने के बाद। एक ऐसा देश जिसके पास बिटकॉइन कैपिटल, दुनिया का बिटकॉइन कैपिटल बनने के लिए हर एक सुविधा उपलब्ध है। एल सल्वाडोर के बारे में यहां पे बात हो रहा है। और दोस्तों, यहां पे सबसे अच्छा चीज जो मुझे लगा है वो है कि सेनेटर इंदिरा केम्पिस ने यह भी बोला है कि काम आगे बढ़ रहा है और मैक्सिकन पॉपुलेशन को ये जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, इसके बारे में जो भी फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड किया जा सकता है, जो भी एजुकेशन जरूरत है पब्लिक को इसके साथ रूबरू होने में, वो हर एक चीज गवर्नमेंट करेगा और काम ऑलरेडी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छा चीज मुझे लगा है, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर आप बिटकॉइन, अगर आप क्रिप्टो करेंसी को मतलब पूरा फुल फोर्स में अगर आप रेगुलेट करना चाहते हो, आप अगर यूज में लाना चाहते हो, तो पब्लिक को इसके बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि बहुत पब्लिक इससे दूर भागता है, पब्लिक को समझ में नहीं आता। और आप अगर पब्लिक को एजुकेट करोगे, मतलब आपको बहुत ज्यादा हेल्प पब्लिक से भी मिल सकता है। और यहां पे बात यह है कि जो सेनेटर हैं, सेनेटर ये बोल रहे हैं, एक लीगल एस्पेक्ट से इसको देख रहे हैं। आप लोग देखिए, बोल रहे हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी को हम लोग रेगुलेट नहीं करते हैं, अगर क्रिप्टो करेंसी को हम लोग एक इरेगुलेटेड मार्केट में ऑपरेट होने देते हैं और उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं क्राइम्स का, मनी लॉन्ड्रिंग का, हम लोग अगर बात करते हैं टेरर फाइनेंसिंग का, तब ये सब चीजों को अगर काउंटर करना है, तब एक रेगुलेशन आना चाहिए। और रेगुलेशन रहेगा तभी जाके हम लोग ये सब क्राइम्स के ऊपर एक्शन ले पाएंगे। कितना सिस्टमैटिक अप्रोच है दोस्तों, ये सोचिए। और एल सल्वाडोर के बाद मेक्सिको, और मेक्सिको के बाद कोलोराडो जो गवर्नर है जारड पोलिस ने अनाउंस किया है कि द स्टेट वुड बिगिन एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसीज फॉर टैक्स पेमेंट स्टार्टिंग दिस मंथ। मतलब हर जगह से लीगल, मतलब जो बैरिकेड है उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लाया जा रहा है। और मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव सोच है, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में गवर्नमेंट बहुत देशों के आगे बढ़ रहे हैं, और इसका फ्यूचर पॉजिटिव ही होगा मेरे हिसाब से। पहले एल सल्वाडोर के बाद मेक्सिको। ये बड़े बड़े देश, ये इंपॉर्टेंट देश, ये लैटिन अमेरिकन देश, ये ऑलरेडी बिटकॉइन को लीगलाइज करने का बात कर रहे हैं। पब्लिक को क्रिप्टो इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, बिटकॉइन, ये सब के बारे में एजुकेशन देने का बात कर रहे हैं। और दोस्तों, मेरा यह मानना है कि दुनिया में सबसे बड़ा होस्ट वो होता है सरकार, और सबसे बड़ा घोस्ट वो भी होता है सरकार। और सरकार जब इतना बड़ा स्टेप लेता हो, तब छोटे छोटे प्लेयर, छोटे छोटे बिजनेस, लेकिन दोस्तों मैं यहां पे एक बहुत ही बड़ा बिजनेस का बात कर रहा हूं। ई कॉमर्स जायंट ईबे ने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी पेमेंट एक्सेप्ट करने का घोषणा कर दिया है। एज सुन एज दिस मार्च, ऑलरेडी मार्च पे है, ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है बाय सीईओ जेमी लेन वॉन ने अनाउंस कर दिया है कि वो लोग ईबे क्रिप्टो करेंसी पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, ताकि वो लोग और ज्यादा से ज्यादा यंग जो कस्टमर्स हैं उन लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। और दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है वो आता है 18 से लेके 36 साल के जो ये एज ग्रुप है। ये एज ग्रुप के जो लोग हैं वो लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और एक ई कॉमर्स साइट ईबे जैसा ये जो नया इंप्लीमेंटेशन वो लोग लाने जा रहे हैं, क्रिप्टो पेमेंट एक्सेप्ट करने का जो ये सोच है, ये सोच ईबे को बहुत फायदा मेरे हिसाब से पहुंचा सकता है। मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। और ये एक ट्रेंड है दोस्तों, मिलेनियल्स के बीच में ये एक ट्रेंड है कि क्रिप्टो के ऊपर हर किसी का नजर है। और अगर आपको यंग क्राउड चाहिए, अगर आपको यंग क्लाइंट्स चाहिए, तब आपको क्रिप्टो कभी ना कभी तो एक्सेप्ट करना ही था। तो देर क्यों करें,
अभी क्यों ना करें, एंड दैट्स व्हाई आई फील कि ईबे ने अच्छा डिसीजन लिया है. नाउ लेट्स गो टू साउथ कोरिया एंड सी व्हाट दे आर अप टू. लेट्स डू इट. South Korea to invest $187 million in national metaverse project. दोस्तों, साउथ कोरिया एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और बहुत ही इकोनॉमिकली एक स्टेबल देश है, और साउथ कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड फ्यूचर प्लानिंग मिनिस्ट्री ने प्लेज किया है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 223.7 मिलियन कोरियन वॉन, विच इज इक्विवेलेंट टू 186 मिलियन dollars, $86.7 million to be precise, to create a broad metaverse ecosystem. एक broad metaverse ecosystem create करने में ये पैसा खर्चा होगा ताकि वो लोग डिजिटल ग्रोथ को, डिजिटल कंटेंट ग्रोथ को सपोर्ट कर सके और कॉर्पोरेट ग्रोथ को सपोर्ट कर सके अपने देश के अंदर. मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने ये भी बताया है कि ये जो फंड है ये बेसिकली 4 मेन ऑब्जेक्टिव है. इस फंड को यूज किया जाएगा 4 मेन ऑब्जेक्टिव के लिए, और ये जो मेटावर्स इकोसिस्टम है इसको नाम दिया गया है एक्सपेंडेड वर्चुअल वर्ल्ड के नाम से इसको जाना जाएगा. गवर्नमेंट एजेंसी ने यह भी बताया है कि मेटावर्स एज ए प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड किया जा रहा है ताकि वर्चुअल इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिले शहरों के अंदर, एजुकेशनल ग्रोथ देखने को मिले, और मीडिया को और भी ज्यादा यहां पे फोकस मिले. कंटेंट क्रिएटर्स को यहां पे सपोर्ट दिया जाएगा ताकि मल्टीपल फ्रंट्स में वो लोग राइट टैलेंट को एक्वायर करके इस प्लेटफॉर्म को अच्छी तरीके से बिल्ड कर सके. ठीक है, और यहां पे जो मेटावर्स डेवलपर्स हैं उन लोगों के लिए कॉन्टेस्ट भी किया जाएगा और एक हैकाथॉन भी रखा जाएगा. तो सोचिए कितना एडवांस्ड यहां पे सोच है. मेटावर्स जैसा प्रोजेक्ट, मेटावर्स जैसे एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट में वो लोग अपना कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं जिसमें उन लोगों का भी ओवरऑल कुछ एस्पेक्ट्स को डेवलप करने का वो लोग कोशिश कर रहे हैं. तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एक अप्रोच है और अपने देश में भी ऐसा कुछ होना चाहिए. क्या बोलते हो आप? और यहां पे दुबई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता है, किसी से पीछे रहना नहीं चाहता है. और दुबई में दुबई's फर्स्ट डॉजकॉइन इंस्पायर्ड बर्गर जॉइंट इज हियर. एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पे आपको डॉज के नाम से बर्गर मिलेगा, इंस्पायर्ड बाय डॉजकॉइन. आप लोगों को पता है डॉजकॉइन में है ना. तो ये जो रेस्टोरेंट है यहां पे आप रियल बर्गर खरीद सकते हो फ्रॉम क्लाउड किचन विथ डिजिटल करेंसी, और इसका डिलीवरी आपके घर तक पहुंच जाएगा. और यहाँ पे आप पे कर सकते हो डिजिटल करेंसी में. आपको डॉलर, एईडी ये सब में पेमेंट नहीं करना है, आप पे कर सकते हो बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, सीआरओ, एक्सआरपी, यूएसडीटी, शिबा एंड ऑफ कोर्स डॉजकॉइन को आप यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए. तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा ये सुन के. और दोस्तों, ये जो बर्गर्स हैं ये आपको मिलेंगे दिरम्स, एईडी 35 से लेके दिरम्स 50 के बीचों बीच. आप डिजिटल मोड में भी पेमेंट कर सकते हो, और सबसे ऊपर मेन्यू का सबसे ऊपर में जो रहेगा वो है डॉजकॉइन बर्गर. और आप लोगों को यहां पे दिख ही रहा है, द फास्ट फूड मेनू हैज बीन केयरफुली क्राफ्टेड बाय टॉप शेफ एंड सर्व्स अप ऑल अमेरिकन फेवरेट्स. अगला बार जब दुबई जाएंगे तब यहीं पे एक चिकन बर्गर खाया जाएगा आराम से, या तो मशरूम स्विस बर्गर भी खाया जाएगा. तो क्या बोलते हो? दुबई में इससे पहले बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स थे, अभी भी है, बड़े बड़े नाम का मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो है ये कुछ अनोखा है. एंड दुबई को फिर से एक ऐसा डेस्टिनेशन मिल गया है जिसका इंतजार दुबई को बहुत टाइम से था, है ना. और यहां पे दोस्तों ये ब्रो बाइडेन कुछ ना कुछ हमेशा करते ही रहता है, कुछ ना कुछ धमाका हमेशा
करते ही रहता है। उम्र हो गया लेकिन मानना नहीं चाहता। और यहां पे उनके लिए बिटकॉइन स्टेम्स लॉसेस आफ्टर यूएस बैन रशियन ऑयल, गोल्ड हेड्स टू रिकॉर्ड हाइज। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जब से अनाउंस किया है कि वो फुल फ्लेजेड वॉर में जा रहे हैं, इकोनॉमिक वॉर में रशिया के अगेंस्ट, और उन्होंने जो भी रशियन ऑयल इंपोर्ट्स हैं, वी आर बैनिंग ऑल इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल एंड गैस and energy. This means that Russian oil will no longer be acceptable at US ports, and American people will deal with another powerful blow to Putin's war machine. ये बात होने के बाद ही क्या हुआ कि बिटकॉइन का प्राइस में गिरावट देखने को मिला है। यहां पे देखिए, सबसे पहले बीटीसी यूएसडी फॉलो हो रहा था $38,000 मंगलवार को, वॉल स्ट्रीट ओपन हुआ तब बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था $38,000। उसके बाद हिट हुआ हाई 39,240। द पेयर स्विफ्टली चेंज ट्रेजेक्टरी एज बाइडेन कंफर्म द प्लान्स ऑफ एडेड टू ऑयल्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग गेन्स एंड फर्दर प्रेशर्ड स्टॉक्स एंड रिस्क एसेट। तो मुझे कभी कभार ये समझ में नहीं आता है कि ये जो ब्रो कर रहा है ये क्यों कर रहा है। क्या उनको नॉर्मल लोगों के बारे में थोड़ा सा भी चिंता है कि नहीं है? युद्ध क्यों हो रहा है ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, और बीच में कौन फंसा हुआ है ये भी आपको पता है, ये मुझे भी पता है। लेकिन बात यह है, बिटकॉइन में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो वो भी नीचे गिर रहा है, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है ही वो भी नीचे गिर रहा है। तो इसका क्यों हम लोग के ऊपर असर पड़ेगा? और अचानक ये जो हम लोग देख रहे हैं, दिस इज समथिंग अनयूजुअल, दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल, है ना। दोस्तों, बिटकॉइन बेसिकली कोशिश कर रहा था एक सपोर्ट लेवल ढूंढने का, 40,000 के आसपास एक सपोर्ट लेवल ढूंढने का कोशिश कर रहा था। लेकिन बुरो बाइडेन के लिए, बुरो बाइडेन का जो रेगुलेटरी भूत उनके ऊपर चढ़ा था, उसी के चलते ये जो सपोर्ट बिटकॉइन को मिल नहीं पाया है। और उसके बाद फिर से मार्केट क्रैश हुआ है, 37,155 तक गया है, और अभी तक बिटकॉइन को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला है, क्योंकि ये जो रेगुलेशन का जो भूत है इसका असर तो पड़ना ही है मेरे हिसाब से। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर रेगुलेट होता है 180 दिन में हम लोगों को पता बिल्कुल चलेगा। अगर यूनाइटेड स्टेट्स अपना अगर डिजिटल करेंसी लाता है तो बाकी जो मेजर डिजिटल एसेट्स हैं इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, और बीटीसी के ऊपर स्पेशली क्या असर पड़ेगा ये मुझे बताइए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, जब से वॉर चालू हुआ है, बिटकॉइन ताल से ताल मिला के नाच रहा है, इधर उधर, है ना। South African regulator explains why it has been targeting global crypto exchanges. दोस्तों, कुछ हद तक मैं समझ सकता हूं कि साउथ अफ्रीका जैसा देश क्यों ऐसा स्टेप ले रहा है। पहला बात यह है कि कुछ कंपनीज जैसे FTX, बिनेंस, बाइबिट, ये सब साउथ अफ्रीकन मार्केट में मतलब अपना बिजनेस चला रहा था। और एक साउथ अफ्रीकन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के एक ऑफिशियल ने ये बोला है कि जो ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं वो साउथ अफ्रीका को टारगेट कर रहा था अपने प्रोडक्ट को एक्सपैंड करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, और क्रिप्टो एज एन अंडरलाइन एसेट, मतलब क्रिप्टो को और वाइड स्प्रेड करने के लिए कोशिश कर रहा था। और यहां पे बहुत सारे ऐसे कंपनीज जो लोग साउथ अफ्रीकन मार्केट में बिजनेस कर रहे थे, उन लोगों को कुछ सर्विसेज टर्मिनेट भी करना पड़ा, क्योंकि उन लोगों को एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस मिल रहा था साउथ अफ्रीकन फाइनेंशियल सेक्टर अथॉरिटीज से। और जो फाइनेंशियल सेक्टर अथॉरिटीज हैं, दे आर ट्राइंग टू डिफेंड देमसेल्व्स बाय टेलिंग कि दे don't have anything personal with these brands, but whatever they are doing it for the normal public, आम जनता के लिए ये सब गवर्नमेंट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात सोचिए, अगर गवर्नमेंट पब्लिक के बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा पब्लिक के बारे में? तो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीकन
जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, उन लोगों ने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी उन लोगों का एक्शन था, उन्होंने ओपनली बोला है कि पब्लिक को बचाने के लिए, पब्लिक को सेफ रखने के लिए हम लोग ये किए हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही सीधा साधा सा ब्लैक एंड व्हाइट चैप्टर है और मेरे हिसाब से हर एक गवर्नमेंट को कभी ना कभी ये स्टेप उठाना चाहिए ताकि पब्लिक सुरक्षित रहे। एक बार आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ गलत नहीं हो रहा है, देन ओके, यू आर फ्री टू गो अहेड एंड डू द बिजनेस, है कि नहीं? हम लोगों ने एल सल्वाडोर के बारे में सुना, हम लोगों ने मेक्सिको के बारे में सुना, हम लोगों ने साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का पब्लिक को बचाने का जो प्रयास है, कोई भी इल प्लेयर से, कोई भी क्राइम से, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। और अभी मौका है फिलीपींस का। द फिलीपींस विल बिगिन अ पायलट प्रोग्राम फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंप्लीमेंटेशन। तो फिलीपींस गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया है कि दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर पायलट प्रोग्राम wherein they will try to develop a central bank digital currency, और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और क्यों, इसके पीछे यहां पे कारण ये दिया गया है। अकॉर्डिंग टू बीएसपी गवर्नर बेंजामिन ई डियोक्नो, द प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव, इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू इम्प्रोवाइज द पेमेंट सिस्टम, इट्स सेफ्टी, इट्स रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो ये जो यहाँ पे 4 पॉइंट बताया गया है, ये 4 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 4 पॉइंट पे अगर फिलीपींस गवर्नमेंट या फिलीपींस जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है, वो लोग अगर सही से काम कर पाता है और अगर इसको इंप्लीमेंट कर पाता है, देन देयर इज नथिंग बेटर देन दिस, है कि नहीं? और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आज के डेट में नया करेंसी का जो एवोल्यूशन हो रहा है, और इसका एवोल्यूशन के साथ साथ हेल्प किसी सेक्टर में हो रहा है, और दूसरे तरफ देखोगे तो कुछ थ्रेट्स भी आ रहे हैं अपने ट्रेडिशनल मॉनेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और ये ट्रेडिशनल जो मॉनेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो थ्रेट आ रहा है, इसको मिनिमाइज करना गवर्नमेंट का एकमात्र प्लान है। और ये जो सेंट्रल बैंक का जो डिजिटल करेंसी होगा, ये बेसिकली ये जो प्रयास चल रहा है कि क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ये सब को रोकने का, इसमें अगर डिजिटल करेंसी किसी को यूज करना है तो वो अपना सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी यूज करेगा, जो कि रेगुलेटेड है, जिसके ऊपर आप एक नजर रख सकते हो। और इसी तरीके से जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ये ऐसे धस नहीं जाएगा, ऐसे गिर नहीं जाएगा, ये मानना है फिलीपींस गवर्नमेंट का। और इसी के लिए उन लोगों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पायलट बैच का स्टार्ट कर दिया है। और इसमें यह भी बोला गया है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये प्रोजेक्ट बेसिकली जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड होगा बाय बैंको सेंट्रल एनजी फिलिपिनास बीएसपी, और उसके साथ अलायंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन्स जो है, ये दोनों मिलके इसको एक रियलिटी में परिवर्तन करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आज का जो समाचार था वो यहीं पे खत्म होता है। आज का रॉय न्यूज का दी एंड यहीं पे। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज, कैसा लगा आप लोगों को आज का टॉपिक्स, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। चैनल पे पहला बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाना मत भूलो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।